आप देख रहे हैं कार्यक्रम जनवाणी और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और जनवाणी का ये अंक हम आपके लिए लेकर आए हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से। मुंबई जो देश की वाणिज्यिक राजधानी मानी जाती है, मुंबई जिसका देश की अर्थव्यवस्था में 6% से अधिक हिस्सा है, जो देश के इनकम टैक्स में 30% से अधिक और एंटरटेनमेंट टैक्स में 45% से अधिक कंट्रीब्यूट करती है, और सपनों की नगरी कहलाती है ये मुंबई, जो महाराष्ट्र राज्य की सत्ता का केंद्र भी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा के प्रांगण में, देश का पहला नेशनल म्यूजियम। लेकिन यहाँ हम सपनों की बात नहीं, धरातल की बात कर रहे हैं, वास्तविकता की बात कर रहे हैं। क्योंकि मुंबई की जब सत्ता की बात की जाती है तो जिस तरीके से इस राज्य में शिवसेना और एनसीपी का विभाजन हुआ, उसके बाद जो जटिल समीकरण बने हैं, उसके चलते इस बार के ये लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिनमें से 13 सीटें बची हुई हैं जहां 20 मई को 5वें चरण के तहत मतदान होना है। और ये सभी सीटें वो हैं जो मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और इसके आसपास के क्षेत्र की यानी शहरी इलाके की सीटें हैं ये। लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हो जाएगा और इसीलिए आज का ये अंक भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र की राजनीति में राजनेता राजनीति कर रहे थे, शिवसेना और एनसीपी के एमपीज एमएलएज राजनीति कर रहे थे। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव वो पहला अवसर है जब ये सभी राजनीतिक दल जनता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे कि असली कौन है, नकली कौन है जनता की नजरों में। और इस अहमियत को देखते हुए ही हम आज के इस अंक को आप तक लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सबका। सबसे पहले हमारे साथ, क्योंकि एक वृहद पैनल हमारे साथ मौजूद है, तो आइए सबसे पहले हमारे मेहमानों का परिचय करवाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं अतुल शाह, जो कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं और प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अतुल जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ हैं अखिलेश यादव, जो मुंबई यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शिवसेना से हमारे साथ हैं श्री कृष्णा हेगड़े, जो प्रवक्ता हैं। स्वागत आपका। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी से हमारे साथ आनंद दुबे हैं, जो प्रवक्ता है पार्टी के। एनसीपी से हमारे साथ हैं श्री ब्रिज मोहन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी। स्वागत आपका। और एनसीपी के ही शरद चंद्र पवार पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं क्लाइड क्रेस्टो, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और चूंकि ये जनवाणी है तो जनता की वाणी के बिना ये अधूरी है, तो हमारे साथ यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन का भी हम स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां जनता के लिए। सबसे पहले हम पार्टियों के प्रतिनिधियों को ही बोलने का अवसर देंगे और शुरुआत करना चाहूंगी मैं राष्ट्रीय पार्टियों के साथ, बीजेपी के साथ। सबसे पहला सवाल अतुल जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत काम कर रही है राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य। दरअसल जब मुंबई में आते हैं, जब मैं मुंबई में आई हूं, तो एक शब्द जो मेरे जहन में कौन रहा था मुंबई को देखते हुए, अंडर कंस्ट्रक्शन। इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त चल रहे हैं तेज रफ्तार से और आने वाले वक्त में चलते रहेंगे जब तक मुंबई की तस्वीर ना बदल दे आप, यही लगता है हमें। लेकिन हमने ये देखा है कि भाजपा की बात करें तो हम विकास की बात करते हैं, विकास के नारे अपने काम के आधार पर और मोदी के नाम पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक आत्मविश्वास होना चाहिए पार्टी में, जो है भी। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री ने 9 रैलियां की थी महाराष्ट्र में, लेकिन इस बार दोगुने से अधिक रैलियां प्रधानमंत्री के महाराष्ट्र में हो चुकी हैं और हो रही हैं। क्या कारण है कि इस बार दोगुना प्रयास, ये तो मैंने उदाहरण दिया है, दोगुना प्रयास किया जा रहा है भाजपा की ओर से? क्या अपने गठबंधन दलों को लेकर कहीं चिंतित है भाजपा? क्या उनके प्रदर्शन को भी अपनी साख का सवाल मानती है पार्टी? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आपने कहा कि चिंता है क्या आपकी? काहे की चिंता? प्रधानमंत्री तो हर हमेशा सारे हिंदुस्तान में प्रवास करते हैं। 19 में भी किया है, 14 में भी किया है, इस बार ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास का मतलब हमारे लिए चुनावी महत्व का नहीं है। प्रधानमंत्री जी इतने पॉपुलर है, वो लोगों को मिलते हैं। और अभी तो आपने देखा जैसे उनको रोड शो का रिस्पॉन्स इतना अच्छा सारे हिंदुस्तान में मिल रहा है, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं मैं मुंबई में भी रोड शो करूं।
कल वो मुंबई में रोड शो करने आ रहे हैं घाटकोपर में, 17 तारीख को शिवाजी पार्क पर उनकी सभा है। ये प्रधानमंत्री, ये लोगों के प्रधानमंत्री है, ये लोगों के बीच रहना चाहते हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री जी को उस दिन परसों रैली में, वहाँ पर रैली में उन्होंने, एक महिला थी वो बेचारी साइड पर खड़ी थी, प्रधानमंत्री की नज़र पड़ गई, उन्होंने कहा उनको कुर्सी दीजिए, और जब उनको कुर्सी मिली वो औरत ने हाथ ऊंचा किया और प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट 1-to-1 उनका कांटेक्ट हुआ। ये रैलियाँ ज़्यादा लेना, मतलब भारतीय जनता पार्टी में मैं 44 साल से काम कर रहा हूँ, कभी 2 MP भी नहीं थे हमारे, तब से हम काम कर रहे हैं। 70 हमारे लिए पॉलिटिक्स तो है ही है, पावर तो है, मगर उसके साथ जनता के साथ जुड़ना, जन सेवा, आपकी जनवाणी है ना, हमारी जन सेवा है। क्या गठबंधन दलों के प्रदर्शन को बीजेपी अपनी साख का नहीं, सवाल मानती है? प्रधानमंत्री आते हैं तो बूस्ट तो मिलता ही है सभी पार्टियों को, और हमारे घटक दल है, ठीक, उनको एक नई स्ट्रेंथ मिलती है, इसलिए जाते हैं। चलिए। और इसलिए, और अभी 3 पार्टी है तो हमारे तीनों तरफ से कैंडिडेट है, तो सबके पास जाना चाहिए, उनको एनकरेज करना हम भी चाहिए। सबके पास जाने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं, अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, कांग्रेस देखें तो जो महाविकास अघाड़ी है उसमें एक बड़ा राष्ट्रीय दल कांग्रेस ही है। हालांकि आप लोग कम सीटों पर लड़ रहे हैं, शिवसेना यूबीटी ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए आपके पास पहले आना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस बार यूं लगता है जैसे अपने ही लोगों से लड़ रही है। आपके नेता छोड़कर गए, खासकर इस चरण की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं चेहरे, मुरली देओरा की बात करें या अशोक चवन की बात करें, अब तो संजय निरुपम भी चले गए हैं, लेकिन ये बड़े चेहरे थे और ये चेहरे ही हैं जो मतदाताओं को खींच कर भी लाते हैं। ऐसे में इस बार आपकी अंतर्गुट जो चल रहा है, अंतरकलह चल रही है, गुटबाजी चल रही है, क्या लगता है आपको कि इस बार की चुनौती ये भी एक बड़ी है कि भाई बाहर तो लड़ना ही है लेकिन अंदरूनी कलह भी है जिसको थामना पड़ेगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरी शुभकामनाएं, और जनवाड़ी को मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम काफ़ी समय से और हम भी इसे देखते हैं। अंतरकलह नाम की जैसी कोई चीज़ मैं कांग्रेस नहीं, इंडिया गठबंधन में कहीं नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। परसों कल्याण में महायुति के दलों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। महाराष्ट्र में भी ऐसी एक घटना घट गई। आपने कहीं सुना महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता शिवसेना या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं नोकझोंक भी हुई हो? नहीं, वहां तो ये कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता उत्साहित ही नहीं है, बाहर ही नहीं आ रहे। नहीं, क्या नहीं आ रहे? बाहर ही नहीं आ रहे कार्यकर्ता, उत्साहित तो ही नहीं। यानी कि फिर मैं माफी चाहूंगा कि आप लोग उद्धव बाला साहेब ठाकरे या शरद चंद्र पवार की रैलियां नहीं देख रहे हैं। धाराशिव की रैली देख लीजिए, कल्याण की रैली देख लीजिए, जहां पर हम उम्मीद कर रहे थे कि 20,000 लोग आएंगे, वहां पर 60 से 70,000 लोग सुनने आ रहे हैं। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हमारी टीम आ पहुंची है गोवा में। पकड़नी जनता की नब्ज, डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। कांग्रेस ही आना चाहिए। बीजेपी सरकार का इकोनॉमिक पॉइंट अच्छा लगा है। आईटी हब होना चाहिए गोवा। जनता से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सीट का मिजाज क्या कह रहा है। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान,
और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस आप दिखा सबको कि चोर चोर मुसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान, फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। अखिलेश जी, ये बात तो हमेशा मानी जाती है कि बड़े नेताओं की रैलियों में बहुत लोग आते हैं, वो कितना वोट में बदलता है ये हमें 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एक बड़ी बात जो महाविकास अघाड़ी को लेकर, क्योंकि महायुति को हम देखते हैं कि वो तो मोदी जी के नाम पर एकजुट हो जाते हैं, महाविकास अघाड़ी के पास ऐसा कौन सा एक यूनिफाइंग फैक्टर है, एकजुटता का एक कारक, जिसके तहत सब एक साथ हैं? क्योंकि सैद्धांतिक रूप से पार्टियां अलग अलग हैं, कोई तो यूनिफाइंग फैक्टर होना चाहिए। संविधान बचाना है, संविधान बचाने की लड़ाई है, इसलिए महाविकास अघाड़ी में सारे दल एक साथ आए हैं। महाराष्ट्र के स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई है। महाराष्ट्र गद्दारों के नाम से नहीं जाना जाएगा। ये शिवाजी का महाराष्ट्र है, ये गद्दारों के नाम से नहीं जाना जाएगा। महाराष्ट्र ने देश की प्रगति में सालों से योगदान दिया है, उसको बचाने की लड़ाई है। शिवसेना के श्री कृष्ण हेगड़े जी हमारे साथ हैं। शिवसेना की बात करें तो देख सकते हैं हम कि भाई 2 साल से आप लोग महायुति के साथ काम कर रहे हैं। आपको अपने मुख्यमंत्री भी आपकी पार्टी के मिल गए हैं, आपको पार्टी भी मिल गई है, आपको सिंबल भी मिल गया है, 2 साल के काम का ब्यौरा भी आपके हाथ में है। क्या ये चुनौती महसूस कर रही है शिवसेना कि इस बार जनता के दरबार में साबित करना है कि हम ही असली शिवसेना है जनता की नजर में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूपीए जो है, पहले यूपीए 1 था, फिर यूपीए 2 हो गई। इन्होंने कहा कि हम संविधान बदली करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 साल से सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ते में हैं और उन्होंने कोई संविधान बदली नहीं किया। ये अफवाह ये लोग ऐसे इसके लिए फैला रहे हैं क्योंकि ये डर रहे हैं। शिवसेना क्या इस चुनौती को मानती है? वोटर और काडर को लेकर कितनी आत्मविश्वासी है शिवसेना? देखिए, उसका भी जवाब देता हूँ। हमारा सरकार यहाँ 2 साल से महाराष्ट्र में है, जनहित और लोकहित में काम कर रहा है। महाराष्ट्र के किसानों के हित में, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में, सभी के हित में काम कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और दोनों उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस जी 24/7 काम कर रहे हैं। और इसके पहले आपने उद्धव जी का सरकार देखा, महाविकास आघाड़ी नहीं, महावसूली आघाड़ी का सरकार देखा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ शिवसेना यूबीटी गुट के भी हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं। आनंद दुबे जी, जब हम बात करते हैं शिवसेना यूबीटी की, वही चुनौती आपके सामने जो सवाल मैंने उनसे पूछा, लेकिन आपसे जवाब चाहूंगी कि इस बार आपके कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं? क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी लोगों के बीच विक्टिम कार्ड खेलकर उन्हें अपनी ओर करने का प्रयास कर रही है। क्या आश्वासन है आपके पास? महाविकास अघाड़ी में रहते हुए आपने जो काम किया, कुछ गिना सकते हैं आप, लेकिन क्या विश्वास, कैसे आप जनता के बीच जा रहे हैं, किन वायदों के साथ? ममता चोपड़ा जी, पहले तो आपका मुंबई की इस पावन धरती पर स्वागत है। धन्यवाद। और आपके सभी दर्शक जो इस समय जनवाड़ी और दूरदर्शन देख रहे हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम है। देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, बल से, छल से, चोरी से नाम छीन लिया गया,
फिर भी हम मैदान में डटे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ाई लड़ रहे हैं महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में हमेशा से इतिहास रहा है, महाराष्ट्र सामने की लड़ाई में विश्वास रखता है। महाराष्ट्र में जब जब पीठ पर किसी ने छुरा भोंका है तो महाराष्ट्र की जनता ने छुरा भोंकने वाले को कभी क्षमा नहीं किया है, चाहे औरंगजेब का समय रहा हो और चाहे आज 2024 का समय रहा हो। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को जिस प्रकार से एक छल से, बल से धोखा देकर, महाशक्ति का साथ लेकर एकनाथ शिंदे और उनके साथ 40 विधायकों ने एक प्रकार का राज्य द्रोह किया है, उस राज्य द्रोह को महाराष्ट्र की जनता ने पसंद नहीं किया है। अब इसको कोई कह रहा है सिंपैथी है, भावना है। अरे भाई, अगर जो सच्चाई है वो तो आपको मानना पड़ेगा ममता जी। अगर आज लोगों के सामने यह दिख रहा है कि एक पार्टी, एक सरकार, चलती हुई सरकार को गिरा दिया गया, उस एक प्रकार से उनको धोखा दिया गया, तो ये जनता ही तो जवाब देगी। लेकिन आनंद जी, बात तो, सवाल तो आप पर भी उठ रहे हैं कि भाई आपने पार्टी धर्म नहीं निभाया। जिस सोच के साथ चुनावों में गए थे और जनता का विश्वास हासिल किया था, मत हासिल किए थे, उसको आपने आगे नहीं बढ़ाया, कांग्रेस का हाथ थामा। लेकिन आप पे आरोप ये भी है कि आपने गठबंधन धर्म भी तो नहीं निभाया, गठबंधन साथियों से बात किए बिना ही आपने अपनी सीटें घोषित कर दी। ममता जी, आपको याद होगा जब 2019 में हम चुनाव जीत कर आए थे तो चुनाव में सरकार कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, ये सब बातचीत चल रही थी। 2-4-10 दिन का रहा था। आपने देखा था सुबह सुबह, जिसको यहाँ भोर कहते हैं, और 8 बजे के करीब देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार जी ने सरकार बना ली थी और 2-2.5 दिन की वह सरकार चली। बाद में वो सरकार धराशायी हो गई, गिर गई। उसके बाद हमने ये फैसला लिया ना, पहले तो हमने कोई सरकार बनाने की पहल नहीं की, पहले तो कोई महाविकास आघाड़ी नहीं बनी। एक इंतजार हो रहा था, बातचीत हो ही रही थी, तब तक इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। और उसके बाद जब इनकी सरकार गिरी तो महाविकास आघाड़ी के नाम पर एक ऐसी सरकार आई जिसने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम पर राज्य की बढ़ाई के लिए, राज्य की बढ़ोतरी के लिए एक सरकार चलाई। और पिछले 2-2.5 वर्षों में जिस प्रकार 1-1.5 वर्ष कोरोना काल में बीता और उस कोरोना काल के मुश्किल समय में आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने जिस प्रकार एक परिवार प्रमुख होने के नाते पूरे महाराष्ट्र को अपने हृदय में स्थान देते हुए संभाला, क्या किसी से छिपा है? एक अच्छा काम हुआ, एक कुशल नेतृत्व हुआ और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, WHO, खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने हमारी तारीफ की। और आज जो इंफ्रा के काम आप देख रहे हैं, ये सारे काम हमारे समय के भूमि पूजन हुए हैं, हमारे समय में ही गति आई है। यानी आपकी जब सरकार थी तब आपने जो काम किए उसके आधार पर, और अब इस बात के आधार पर अब जनता के बीच जा रहे हैं, ये बात स्पष्ट है। नहीं, ये बात स्पष्ट है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़े विलेन बनकर उभरे हैं वो प्रधानमंत्री जी स्वयं बन गए। वो जनता को निर्धारित करने दीजिए कि ठीक है, कौन आपने सवाल पूछा कि आप क्या मुद्दा ले जा रहे हैं, हम जनता के ऊपर छोड़ दिए हैं। यही हमारे भगवान है, ये जनार्दन है। अगर उन्हें लगता है कि हमें आशीर्वाद दे रहे हैं तो 4 जून को दिख जाएगा। और हमारी तो निशानी भी आप देख रहे हैं, मशाल है, जो करने वाली कमाल है, हो जाएगा धमाल है, जीत होगी विशाल है। और 4 जून को उड़ेगा गुलाल है और यह सब देख के विरोधी हो जाएंगे बेहाल है। फिलहाल मुंबई हो जाएगी खुशहाल है। हमारे साथ एनसीपी के प्रवक्ता भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहें जनवाणी। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हमारी टीम आ पहुंची है गोवा में। पकड़नी जनता की नब्ज, डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। कांग्रेस ही आना चाहिए। बीजेपी सरकार का इकोनॉमिक पॉइंट अच्छा लगा है। IT हब होना चाहिए गोवा। जनता से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सीट का मिजाज क्या कह रहा है। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती,
दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखा सबको कि चोर चोर घुसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान, फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं मुंबई से जनवाणी का ये अंक, जिसमें हमारे साथ विभिन्न दलों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। सबने अपनी बात रखी। अब हम एनसीपी का रुख करना चाहेंगे और एनसीपी से हमारे साथ श्री बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता भी हैं। और बृजमोहन जी, जब हम बात एनसीपी की करते हैं तो भाई इस बार तो दोहरी मोर्चों पर आपकी लड़ाई है। पार्टी तो आपने अलग कर ली, पार्टी आपकी बन गई, आपके पास सिंबल भी आ गया, लेकिन एक और ऑपोजिशन के साथ आपको लड़ना है, लेकिन दूसरी ओर परिवार के बीच भी आपकी लड़ाई है। यानी विभाजन दो तरफा हो गया है। पार्टी का विभाजन हुआ, लेकिन परिवार का विभाजन भी हुआ। बारामती एक बड़ा उदाहरण हम सबके सामने है। देखिए ममता जी, ये बात बिल्कुल सच है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन हुआ और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में से जो नए चुनाव हुए थे, उससे जो लोग असहमत थे वो हमारी पार्टी से बाहर चले गए और उन्होंने खुद ने फिर अपनी एक पार्टी बनाई है। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है, आदरणीय अजीत दादा पवार के लीडरशिप में हम लोग सब काम कर रहे हैं, वो एक बहुत ही संवेदनशील और लगातार जनता के संपर्क में रहने वाले नेता हैं। एनडीए में जब हम लोग शामिल हुए तो वहाँ जो हम लोगों ने इंटरनल डेमोक्रेसी को देखा, वो जब हम लोगों ने ज्वाइन किया तब हमारी समझ में आया। एनडीए में जो प्रमुख घटक दल है वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह साहब, नड्डा साहब, ये लोग हर स्तर पर अपने एनडीए पार्टनरों के साथ बात करते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र की अगर आप बात कहती हैं तो महाराष्ट्र में हम लोगों ने पहले दिन से ये तय किया था कि हमको यहाँ की 48 सीटों पे जीतने की रणनीति बनानी है। हम इस मुद्दे पे बिल्कुल भी नहीं गए कि किसको कितनी सीट मिलेगी और कौन कितनी सीट पे खड़ा होगा। हमारा उद्देश्य ये था बहुत स्पष्ट, क्योंकि आज देश की ज़रूरत जो है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की है। गठबंधन में फिजिक्स भी होती है और केमिस्ट्री भी होती है। कहाँ तक आप अपनी केमिस्ट्री को, आप अपने वोटर वर्ग को आश्वस्त कर पाए हैं इस केमिस्ट्री को लेकर, क्योंकि आप भी चुनाव तो मोदी जी के ही नाम पर लड़ रहे हैं। हाँ ममता जी, आपने बहुत संवेदनशील प्रश्न किया है केमिस्ट्री का। ये देखिए कि अभी इसकी शुरुआत हम लोगों ने जब एनडीए के साथ हम लोग आए, तभी हमारे नेताओं ने, तीनों नेताओं ने, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और आदरणीय अजीत दादा पवार, तीनों ने ये तय किया कि हम जिले स्तर पर तीनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर समागम करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, जिससे कि हमारा रैंक एंड फाइल भी एक दूसरे के साथ काम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। और इसकी शुरुआत थाने से हुई थी और उसके बहुत सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जो मतदान भी हुआ है, इस मतदान में हर जगह सारे की तीनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने, तीनों पार्टी के नेताओं ने एकजुट होकर काम किया और इसमें निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो कहा कि महाराष्ट्र में वो कई बार आए, वो इसीलिए आए क्योंकि महाराष्ट्र में हम लोग भी लगातार इस बात को
उनके ऊपर उनसे निवेदन कर रहे थे कि आपकी उपस्थिति से तीनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा और तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता बेहतर तरीके से चलिए अब जनता को देखना होगा जनता अपना आशीर्वाद किसको देती है। हमारे साथ एनसीपी के एससीपी पार्टी के भी हमारे साथ क्रेस्टो जी मौजूद है। क्लाइड क्रेस्टो जी, इस बार देख के लग रहा है कि शरद पवार जी 1/4 एनसीपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, एक लोन वॉरियर की तरह खड़े नजर आ रहे हैं। क्या वाकई इस बार चुनौती बहुत बड़ी है? क्योंकि हम ये सुनते आ रहे हैं कि एनसीपी का इतिहास में भी बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां देखी हैं, ये चुनौती उससे बड़ी मानते हैं क्या? कि आपने आदरणीय शरद पवार साहब का जिक्र किया, वो हमारे योद्धा तो है और हमेशा रहेंगे। कोई भी पार्टी में एक नेता होता है जो लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, तो हमारे वो नेता है 84 बरस के है, योद्धा है, तो उनके छत्र छाया में हम अपना काम करते हैं। बहुत सारे मुद्दे आपने आप जो सवाल आप कर रहे हैं और बार बार शायद काफ़ी लोग उसका जवाब नहीं दे रहे कि आप लोगों के पास क्या लेकर जाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं शुरुआत इस तरह से करूँगा कि हमारे अध्यक्ष जो है शरद पवार साहब ने हमेशा हमें सिखाया है कि 80% आप समाज कारण करिए और 20% राजकारण। अभी राजकारण तो करना पड़ेगा क्योंकि चुनाव है, तो 20% तो राजकारण करना पड़ेगा। लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि जब हम लोगों के पास जाते हैं तो लोगों के पास एक चेहरा लेकर जाते कि हमने क्या किया, क्या करने वाले, साफ सुथरा चेहरा हो। आप देखिए, कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज डर्टी। अभी हर एक का अपना मंतव्य होता है, अपने जहन में जो बातें होते हैं लोग रखते हैं, लेकिन अगर आप बात करें पॉलिटिक्स इज डर्टी, तो डर्टी कहाँ है और क्या हो रहा है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे भाजपा के मित्र, भाजपा के नेता जो कह रहे हैं वो दोहरा रहा हूँ, फिर दर्शक जो है वो अब निर्णय ले कि क्या है। दो चीजें मैं कहना चाहता। सबसे पहले तो 70,000 करोड़ का घोटाला जो है 15-16 साल यही रट के हर प्रवक्ता, हर नेता, अजीत पवार जी उसके ऊपर रख रहा था। हमने कभी नहीं कहा कि वो 70,000 करोड़ का घोटाला, क्योंकि मैं खुद प्रवक्ता हूँ, आज 11 साल हो गए मुझे। मैं कहता हूँ कि अजीत पवार जी ने घोटाला नहीं किया, मैं आज भी कहता हूँ, ये भाजपा के नेता ही कहते थे। नेचुरली करप्ट पार्टी हमें वही कहते थे, आज वही नेचुरली करप्ट पार्टी को साथ में लिया है, वही अजीत दादा पवार के गुणगान गा रहे हैं। इनके साथ अभी और एक आए हैं राज ठाकरे जी, वो तो मिमिक्री कर रहे थे अजीत दादा पवार का, तो आज तो उनके लिए सब कुछ ठीक हो गया, तो ये वॉशिंग मशीन है पता नहीं। अभी और एक, मतलब बहुत दूर की बात नहीं करना चाहता हूं मैं, देखिए मैं टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं। हम दक्षिण मुंबई में है, यहाँ पर जो प्रत्याशी है बीजेपी, शिवसेना और गठबंधन जो भी उनका है, उनका जो प्रत्याशी है जो काजदार इलेक्शन के लिए खड़े, यामिनी जाधव जी बहन है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। उनके ऊपर और उनके पतिदेव पर यशवंत जाधव जी है, उन पर इल्जाम इनके ही बड़े नेता किरीट सोमाय जी ने लगाया कि 1000 करोड़ का स्कैम इन्होंने किया है। 1000 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 1000 करोड़। आज वही 1000 करोड़ के स्कैम जिस पे उन्होंने इल्जाम लगाया, वो आज आप उनके कैंडिडेट है। और इनकम टैक्स ने उनके ही पतिदेव से कहा कि 100 करोड़ रुपए आप भरिए, टैक्स भरा नहीं आपने। अभी इस तरह के सब लोगों को लेकर ये इलेक्शन चुनाव में जाते, तो हम जनता के पास जाके यही कहेंगे कि आपको इस तरह के लोग चाहिए कि अलग लोग चाहिए जो सेवा करते हैं। अभी और एक आपसे कहना चाहता हूं, श्रीवास्तव जी ने जो कहा, क्या कहा उन्होंने कि कोविड के टाइम पर अजीत दादा पवार जी ने बहुत अच्छा काम किया। मानता हूं ना, मैं खुद था वहां पर, मैं खुद देखता था उन्हें काम करते हुए, ठीक है। लेकिन इन्हीं के जो साथी है आज, वो अभी भी कहते हैं कि कोविड काल में महाविकास आघाड़ी ने कुछ काम ही नहीं किया। तो सोचिए जरा, दिमाग में मतलब इस तरफ या इस तरफ एक बार सोचकर बात करें कि खुद के ही जाल में खुद फंस रहे। तो या श्रीवास्तव जी गलत करे, या वो गलत करे, या ये सच करे, या वो सच करे, तो आप ही डिसाइड करिए क्या। लेकिन ये बात कहनी होगी कि एक प्रवक्ता के तौर पर क्रेस्टो जी, आप भली भांति पार्टी का बचाव कर रहे हैं, अविभाजित एनसीपी का भी, और आज अपने क्यों नहीं। देखिए एक बात आप याद रखिए, राजकारण में हूं इसलिए मैं झूठ बोलूं वो मतलब नहीं है। सच्चाई जो है ना, ये जनता जानती है। अगर मैं यहाँ झूठ कहूं तो यही जनता कहेंगी कि ये झूठा आदमी है, और मैं सच कहूं तो यही मुझे सराहेंगे। तो सच्चाई बोलने में क्या डर है? कहीं कहीं हृदय में कसक उठती है इस बात को लेकर कि आज एनसीपी एससीपी कहीं ना कहीं पश्चिम महाराष्ट्र में सिमटी हुई ही नजर आती है, विशेषकर बारामती और उसके आसपास के क्षेत्र। आप बंबई में देखिए ना, सब जगह जाइए। आज देखो सभा है हमारी घाटकोपर विक्रोली एरिया में सभा है। आप कहते भी थे ना थोड़ी देर पहले, आपने कहा था कि आपके साथ लोग नहीं है, आपको नेता देता हूं। आप साउथ बॉम्बे में अगर कल है, आज तो घाटकोपर में सभा है, पवार साहब की सभा है, आप जाके देखिए कितने लोग हैं। आपको मैं न्योता देता हूँ, इन्विटेशन, कि साउथ बॉम्बे में हम हैं, अरविंद सावंत जी जो हमारे कैंडिडेट है, उनके प्रचार में कितने लोग हैं,
और यामिनी यादव जी जो है उनके प्रचार में कितने लोग हैं। आप ही देखिए ना, शांति इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया झूठ बोलकर कोई छुप नहीं सकता, सच्चाई सामने आएगी। या मैं सच बोलूं या ना बोलूं, सब सामने है, जनता सब जानती है। बिल्कुल ठीक बात है, जनता सब जानती है। और इसीलिए इस बार के महाराष्ट्र के चुनावों को देखकर हर कोई ये कह रहा है कि रोमांचकारी चुनाव है ये। जनता क्या जनादेश देती है ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो जनता जुड़ी है, आइए उनके सवाल लेते हैं। 16 मार्च को बॉम्बे, साउथ बॉम्बे में जो फंक्शन हुआ उससे बॉम्बे ट्रैफिक जैम हो गया। एंड व्हाट यू आर डूइंग? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो खड़े हैं अरविंद सावंत जी और यामिनी यादव जी, तो यामिनी यादव जी जो आते ही नहीं, हमने तो उनका नाम ही नहीं सुना। और बेसिकली हमारे जितने भी सर्कल्स हैं साउथ मुंबई में, उसमें यही कहा गया है कि वो मोदी जी के नाम के कंधे से अपनी बंदूक चलाना चाहती हैं कि भाई मोदी जी जीतेंगे तो कोई भी कैंडिडेट रख लोगे वो जीत जाएगा। ये क्या तरीका है? वी नीड टू नो अ कैंडिडेट। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तकलीफ होती तो हम किसके पास जाएंगे? इमीडिएट लीडर के पास जाएंगे कि मोदी जी आएंगे हमको बचाने? प्लीज़ इसका जवाब दीजिए। हम वी ऑल वांट टू नो फ्रॉम मालाबार हिल। थैंक यू। तो पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो इलेक्शन है ये बिल्कुल मोदी जी का है, ये राष्ट्र का इलेक्शन है। और जो मोदी जी आने वाले सालों में देश के लिए करना चाहते हैं वो प्राथमिकता है। दूसरी बात यह है कि बाइकला की एमएलए है यामिनी यादव, और उनके जो पति है यशवंत यादव, वो कई बार के कॉरपोरेटर साउथ मुंबई से ही है। हमने एक लोकल कैंडिडेट दिया है, वो 4 बार के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है बीएमसी में। बीएमसी और मुंबई वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इसी तरह इसके पहले भी जब आप अभी रह रहे हैं मलाबार हिल में, तो आपने ही खुद 7 बार मंगल प्रभात लोधा जी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको विधायक चुना है। तो ऐसे नहीं है कि कोई आपके पहचान के नहीं है, सब आपके पहचान के हैं, लोकल कैंडिडेट है। और जो साहब ने एल्डरली जो जेंटलमैन ने कहा कि हम क्यों नहीं हमारा नंबर छापते या ईमेल, सबका वेबसाइट है। मेरा खुद का नंबर जब मैं विधायक था और अभी भी लगभग 1.25 लाख लोगों के पास है, और मेरे वेबसाइट पे भी मेरा नंबर है। तो ऐसा नहीं है कि हम हमारा नंबर नहीं देते, ईमेल नहीं देते हैं, सभी जो है वो हम जग जाहिर है, कोई भी कांटेक्ट हमको कर सकता है। सो मेरा सवाल कांग्रेस से है। आरक्षण को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है, आत्मा सामाजिक न्याय की गारंटी है, उसमें भी आपने इस बात को उठाया था। तो आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो रहा है, तो हमें ये तो बताइए कि आरक्षण कैसे खत्म हो रहा है? बीजेपी इस आरक्षण को कैसे खत्म करेगी? बीजेपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अनंत हेगड़े जी, उनका बयान आया था चुनाव शुरू होते ही। उनका कहना था कि भाई हमको 400 पार सीटें चाहिए, 400 पार सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। संविधान क्यों बदलना चाहते हैं मोदी जी? सवाल ये है, 2 बार से उनको बहुमत से ज़्यादा सीटें जनता ने दी, क्या किया उन्होंने? नोटबंदी की, बराबर, जीएसटी ले आए, गब्बर सिंह टैक्स ले आए, ठीक है, तमाम तरह की चीजें की, पेपर लीक्स कराया, दुनिया भर की चीजें की। यूपी सरकार में, ये आप ध्यान से सुनिएगा, यूपी सरकार में एसटी के लिए प्रोफेसर्स के लिए जॉब्स निकलती हैं यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में। इस सरकार ने जीआर बनाया कि जो एससी एसटीज की सीटें खाली रह जाएंगी उस पर हम अदर कास्ट के लोगों को, जर्नल्स को मौके दे देंगे, जो कि संविधान में लीगल नहीं है। ये इन्होंने प्रैक्टिस धीरे धीरे शुरू करी यूपी से, और वही लेके गए उत्तराखंड। आपका जवाब मेरा अतुल जी संक्षेप में जवाब देंगे। ये प्रोपोगंडा है। प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने, खुद ने ये रिकॉर्ड पे हैं अभी कि ये गलत बातें कर रहे हैं, ये डर गए हैं। हम पार इसलिए कह रहे हैं जनता का हमारे में विश्वास है, इनका ये डर हो गया है, इनको अपप्रचार करना है, इसलिए सारे काम कर रहे हैं। ये बोगस वीडियो बनाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं। मगर जनता पूरा जानती है हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारे होम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी, प्रधानमंत्री मोदी जी की क्रेडिबिलिटी। आप कितना भी चाहो वो लोगों के बीच में नहीं आने वाला है। ये आपका अपप्रचार है। जी, आपका
मेरा सवाल अभी करंट गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे है। सर, मैं एक आम जनता या एक गृहिणी का एक प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। हमारी थाली से रोज़ चीज़ें भी कम हो रही है बढ़ती हुई महंगाई की वजह से। रोज़मर्रा की चीज़ें, अनाज के दाम बढ़ रहे हैं, तो हम हमारे बच्चों को पोषक आहार कैसे दें? जो बच्चे हैं बूढ़े हैं घर पे, दवाई के दाम बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा आप इसका आंसर दीजिए। नहीं, बिल्कुल आपने जो कही वो सही बात है। और इसमें एक ही ऑल्टरनेट है कि जो मिडिलमैन है, जो किसान से लेते हैं और बाहर दूसरे को देते हैं, रिटेलर को, उनको काट देने की आवश्यकता है। हमारी बहन ने कहा कि थाली से चीजें गायब हो रही हैं। मैंने अभी ये मिडलमैन जवाब की दिया। बात करें, सिलेंडर गैस का मिडलमैन कौन है जिसके घर पे टेम्पो भर के पैसे भेजने का इनके पास रिकॉर्ड है? इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? मेरा सवाल बीजेपी के लिए है। हम लोग बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी की, तो ये अगर आप जीत गए इलेक्शन तो आते हुए जो 5 साल बीतने वाले, उसमें आप क्या अलग करने वाले जिसमें कॉमन मैन को सोलर एनर्जी का फायदा हो जाए? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं यहाँ पर मोदी की गारंटी का मैनिफेस्टो लाया हूँ। ये सोलर की ये 100% और लोगों को विश्वास है, इसलिए 10 साल चुनकर आए हैं। और सुनिए, सोलर के ये ऐसा है कि ये योजना ऐसी है कि आप सोलर से आपका एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हुआ वो ग्रिड में आप जमा कर सकते हैं। तो आपकी सोसाइटी है, आपका गांव है कहीं, तो ये सोलर एनर्जी का आपको फ़ायदा होगा। ये एक सोलर एनर्जी का एक प्लान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है और बहुत ही विस्तारित ये प्लान है और बहुत ही प्रॉस्परस करने वाला प्लान है। उसमें आपकी बिजली भी फ्री होगी और आप बिजली एक्स्ट्रा हो तो आप बिजली भी वो ग्रिड में जमा करके और उसका पैसा उत्पन्न होगा। चलिए, लगता है कि महंगी बिजली से त्रस्त जनता इस तरफ का सवाल कर रही है। आपका सवाल? मेरा सवाल महाविकास आघाड़ी से है कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाखों की सभा में जनता के सामने ये साफ स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो संविधान नहीं बदलेंगे, तो मेरा सवाल ये है कि अब महाविकास आघाड़ी जो है वो अपने देश के संविधान को बचाने की बात करे या किसी और के देश के? 2 करोड़ रोजगार भी लाखों लोगों के सामने कहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा यह सदन विपक्ष मुक्त हो जाए। मैं विपक्ष मुक्त भारत चाहता हूं। जेपी नड्डा साहब ने कहा, मेरी इच्छा है कि आने वाले दिनों में भारत में कोई क्षेत्रीय दल जिंदा न बचे, सब समाप्त हो जाएं, मतलब सिर्फ बीजेपी रहे। यही तो संविधान बचाना है। यह देश संविधान में ही तो है। अगर यह देश ही नहीं बचेगा, देश में रहने वाले नेता, कार्यकर्ता, जनता ही नहीं बचेगी, तो संविधान, लोकतंत्र, इसका ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो? और इसी से हमें आपके नेता से देश को बचाना है और इसीलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे भारत में होगी आपकी कोई लहर, लेकिन महाराष्ट्र में आपका सुपड़ा साफ है। मोदी जी को बार बार महाराष्ट्र की धरती पे आना पड़ रहा है, मुंबई आना पड़ रहा है। जो साथ में नकली दलों को लिया है वो टाटा फिश हो गई है, उनमें कोई दम नहीं है। 4 जून को आपको मालूम पड़ेगा ये जो असली शिवसेना कौन सी है। मेरा सवाल हेगड़े जी से है। सर, मुंबई में जो मुंबई महानगर पालिका के तहत जो BST की बसेस चलती है, उसका मिनिमम किराया नॉन AC बस का 5 रुपया है और AC बस का 6 रुपया है। अभी हम ठाणे महानगर पालिका की बात करें, जो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब का इलाका है, वहाँ पे नॉन AC बस का मिनिमम फेयर 13 रुपीज़ है और AC बस का फेयर मिनिमम फेयर 15 रुपीज़ है। ऐसे क्यों? थैंक यू। देखिए, 2 अलग अलग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, लेकिन दोनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आज जो नेता है वो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है और वहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर लोग हैं। लेकिन आपकी जो सुझाव है, मैं एकनाथ शिंदे जी के पास ये मैं व्यक्त करूँगा और अगर आपके वहाँ पर रिडक्शन होगा तो उसके ऊपर ज़रूर अमल करेंगे। मोदी जी साहब ने जो स्पोर्ट्स कोड पूरा भारत में चालू कर दिया, खेलो इंडिया तो है ही, उसमें का एक स्पोर्ट्स कोड अलग बात है। यानी जो खेलों का जो एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो
ऑल इंडिया का फेडरेशन हूँ, इसमें एक मार्गदर्शक नियमावली चालू कर दी। लेकिन आप सब पक्ष के लोग हैं, सब खेल के लिए जानकार है, लेकिन वो जो नियमावली चालू कर दिया है वो कौन सा भी स्टेट में और कौन सा भी खेल में आज भी चालू नहीं है। मैं इनको कहना चाहता हूं, पिछले 10 सालों में, और हम इसका कोई श्रेय नहीं ले रहे हैं, पिछले 10 सालों में जितने मेडल्स और जितने स्पोर्ट्स में इंडिया जीती है उसके पहले क्या उसके पहले जीती नहीं क्या मेडल्स? गरीबों को भी कैसे हटाएंगे या गरीबी हटाएंगे वो बताए आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता। आज 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए। 60 साल में आपने कुछ नहीं किया ये, और आज हिंदुस्तान का स्थान सारी दुनिया में जो 11वां था वो 5वें पे आ गया ये सारी दुनिया में। और अभी हमको विश्वास है आगे हमारी सरकार आने वाली है, 3रे नंबर पर आने वाला है। इन्होंने कहा हमने गरीबी हटाई। इन्हीं के नेता कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम हर महीने 5 किलो राशन देते हैं। अगर आज भी इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन लेने के लिए लाइन में खड़े रहें और ये कह रहे हैं हम गरीबी हटाते हैं, ऐसा देश नहीं चाहिए। हमें ऐसा देश चाहिए जिस देश में 80 करोड़ लोग के पास रोजगार हो, दुकान में जाकर सामान खरीद ले और अपने घर में खा ले। ऐसा देश चाहिए हमें। जी 45 साल में इतनी ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में कभी नहीं हुई, पिछले सालों में। चलिए, आप सब नेताओं के अपने अपने दावे प्रति दावे हैं। आप सबको लगता है कि आपकी सरकार बेहतर भविष्य जनता को दे सकती है। एक एक लाइन में आखिर में आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स लेना चाहूंगी। क्या उम्मीद इस बार कितना आंकड़ा ले पाएंगी आपकी पार्टियां? कास्टो जी, आपसे शुरुआत करते हैं। एक सिंपल मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है ना 400 पार, वो तो भूल जाइए, वो सरकार में भी नहीं आएंगे। आप लिख के ले लीजिए, हम अच्छा करेंगे। महाराष्ट्र में यहाँ कम से कम 30 से 35 सीटें हमारी आएंगी और देश भर में भी अच्छे नंबर आएंगे और सरकार तो बीजेपी की नहीं आएंगी। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हमारी टीम आ पहुंची है गोवा में। पकड़नी जनता की नब्ज, डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। कांग्रेस ही आना चाहिए। बीजेपी सरकार का इकोनॉमिक पॉइंट अच्छा लगा है। आईटी हब होना चाहिए गोवा। जनता से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सीट का मिजाज क्या कह रहा है। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। महाविकास आघाड़ी 30 से 35। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के बहुत पहले इस बात को कहा था 400 से ज़्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। और जब उन्होंने इस बात को कहा था तो इस बात के पीछे मूल कारण ये था कि जिस प्रकार सरकार चलाई है और जिस प्रकार से आम आदमी की समस्या का उन्होंने समाधान दिया है, उस आधार पर उन्होंने बोला था देश में आने वाले दिनों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और जो उन्होंने कहा था उसके ऊपर जनता ने अपनी मोहर लगाना शुरू कर दी है। ये पूरे देश के अंदर दिख रहा है। दुबे जी, 20 मई को महाराष्ट्र के 5वें फेज के लिए 13 सीटों पर चुनाव है। एक ही नारा इस समय एमएमआर रीजन में चल रहा है कि 20 मई भाजपा गई। 38 सीटें महाविकास आघाड़ी जीत रही है। आपके दूरदर्शन के माध्यम से 4 जून को यह मेरी क्लिप जरूर दिखा देना कि एनडीए की महाराष्ट्र में बहुत बुरी हार होने वाली है। हेगड़े जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि शिवसेना आश्वस्त है, ये आपने कहा, लेकिन कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या लगता है आपको इस बार के नतीजे विधानसभा में परिलक्षित हो सकते हैं? देखिए, ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये सब सपने में कुछ होने वाला नहीं है। असलियत ये है कि 2014 में कांग्रेस के पास 40 सीट थी, 2019 में 50 सीट थी, 2 लोकसभा मिलकर 90 सीट रही। पूरे इंडी गठबंधन के पास आज 118 सीट है और हमारा इस अब की बार 400 पार। और जो शिवसेना ये कह रहे हैं यूबीटी, इसके अभी 2019 में ये गए थे महाराष्ट्र की जनता के सामने, बाला साहेब ठाकरे जी को आइडियोलॉजी मानकर, नरेंद्र मोदी जी को नेता मानकर और हिंदुत्व के नाम पर, और अभी 2024 में
इनका कांग्रेसीकरण हो गया है, अब कांग्रेस के साथ चले हैं। महाराष्ट्र की जनता होशियार है, इनको अपनी जगह दिखा देगी। चलिए अखिलेश जी। मेरे देश के प्रधानमंत्री 10 साल राज करने के बाद जब जनता के बीच में आते हैं तो वो मटन, मछली, मंगलसूत्र की बात करते हैं। 19 बार इसलिए आ रहे हैं कि उनको पता है कई सीटों पे महाराष्ट्र में उनकी जमानत जब्त होने वाली है और यही परिस्थिति उनकी नॉर्थ इंडिया में होने वाली है, क्योंकि साउथ इंडिया में ऑलरेडी साफ हो चुके हैं। कांग्रेस के लिए क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और भाजपा चुनाव हारने जा रही है। अतुल जी आखिर में आपसे मैं कमेंट। तो इससे शुरुआत करूंगा कि इनके इंडिया अलायंस की हम इनकी नेता ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की कोई सीट ही नहीं आने वाली है बंगाल में। अब ये जैसे हेगड़े जी ने सही कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मैं जो विश्वास प्रधानमंत्री का है और जिस तरह से प्रधानमंत्री का कनेक्ट है लोगों से, उनका वो विश्वास ही ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको लगता है कि हम वो गॉबल्स की लाए, वो झूठ बोलते रहेंगे। जनता को सब कुछ मालूम है, जनता सब को समझती मोदी है, जी को मालूम है, जनता सब इसलिए समझती हमारी है। 400 पार तो होगी ही होगी। और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, हमने जो कहा था हम 45 के ऊपर सीटें महाराष्ट्र में हमारी गठबंधन को आ रही है, महायुति को, इतना मैं यहाँ विश्वास से कह सकता हूँ। एक बात स्पष्ट है कि इस बार जनता का वोट करना बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए जब 5वें चरण में 13 सीटों के लिए 20 मई को मतदान होगा तो मुंबई, एमएमआर और इन तभी 13 सीटों की जनता से हम भी अनुरोध करते हैं डीडी न्यूज की ओर से कि आप वोट देने जरूर जाइए। छुट्टी मनाने के लिए सारी जिंदगी है, लेकिन वोट देने के लिए ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। वोट का, मताधिकार का प्रयोग जरूर करिएगा। और इसी अनुरोध के साथ जनवाणी के इस मंच से मैं ममता चोपड़ा आप सबसे इजाजत लेती हूँ। सभी हमारे मेहमानों का और यहाँ की जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।